हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलो, हमारा सिंगल कॉलम तो कैश बुक का हो गया था, अब हम लोग ट्रिपल कॉलम सीखते हैं। ठीक है, सिंगल कॉलम का क्लास आप एक बार जाकर कर लो अगर नहीं किए हो तो, क्योंकि वो करने के बाद इसको सीखने में आसानी होगा। अगर नहीं भी किए हो तो बहुत दिक्कत नहीं होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो पहले फॉर्मेट देख लेते हैं क्या होता है फॉर्मेट में, क्या डिफरेंट है सिंगल कॉलम का फॉर्मेट में और डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम के फॉर्मेट में। देखो, सिंगल कॉलम में क्या था ना कि सिर्फ कैश कॉलम बन रहा था, ठीक है ना, और ट्रिपल कॉलम में क्या है कि डिस्काउंट का, कैश का और बैंक का, ये तीनों कॉलम बनेगा। समझ में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम, कैश का कॉलम, बैंक कॉलम एक्स्ट्रा बन रहा है कंपेयर टू सिंगल कॉलम। सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का कॉलम बन रहा था, वहां पे सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड कर रहे थे, पर यहाँ पे हम लोग कैश का, बैंक का और डिस्काउंट का तीनों का रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ रहा है ना? नॉर्मली कुछ भी डिफरेंट नहीं है, चीज वही है। यहाँ पे रिसिप्ट डेबिट साइड में आता है, पेमेंट क्रेडिट साइड में आता है, और बस ध्यान ये रखना है कि जो पेमेंट आ रहा है वो कैश में आ रहा है या बैंक में आ रहा है। अगर पेमेंट बैंक में आएगा तो बैंक कॉलम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर पेमेंट कैश में आया तो कैश कॉलम रिकॉर्ड करेंगे। सेम अगर पेमेंट हम कैश से कर रहे हैं तो कैश में आएगा, और पेमेंट बैंक से किए तो बैंक में जाएगा। ठीक है ना? अगर डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे को डिस्काउंट रिसीव हो तो डिस्काउंट रिसीव में आएगा क्रेडिट साइड में, और डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो कहाँ पे आएगा? अलाउड में। ठीक है, जो डेबिट साइड में डिस्काउंट उसका नाम लिखिए डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट साइड में डिस्काउंट उसका नाम है डिस्काउंट रिसीव, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? चलो स्टार्ट किया जाए। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। जनवरी 1 को दे रहा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मेरे पास कैश की ओपनिंग बैलेंस है और बैंक की भी ओपनिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए भी हम लोगों ने बात कर लिया था, क्या आता है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का अमाउंट कैश में और बैंक का अमाउंट बैंक में। नेक्स्ट में आते हैं, फिर क्या दे रहा है? 3 तारीख को परचेज गुड्स फॉर 75,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, पेमेंट मेड बाय चेक। हम लोग 75,000 का गुड्स खरीद रहे हैं, हम लोग 75 का गुड्स खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं चेक से, और हमको 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो जब 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 15,000 हो गया, 15,000। मतलब मेरे को पेमेंट कितना करना पड़ा? हम लोग को पेमेंट सिर्फ 60,000 ही करना पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? 3 तारीख को बाई परचेज, बाई परचेज अमाउंट बैंक कॉलम में 60,000। ठीक है ना? अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में, क्या दे रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर 40,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, पेमेंट रिसीव बाय चेक। हम लोग 40,000 गुड्स बेच रहे हैं और मेरे को 15% का डिस्काउंट भी देना पड़ रहा है, तो 15% कितना हो जाएगा? 6,000। तो हम लोग को पेमेंट कितना रिसीव होगा? सिर्फ 34,000। ठीक है, अब देखो हमको एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पेमेंट रिसीव कर रहे हैं चेक में, जब पेमेंट हम चेक में रिसीव कर रहे हैं तो हमको ये देखना है कि क्या वो चेक बाद में कभी डिपॉजिट कर रहे हैं क्या। तो देखते हैं एक बार, नेक्स्ट एंट्री है रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश से रिसीव चेक किए, नरेश का चेक इंडोर्स कर दिए, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, फिर पवन से चेक रिसीव किया, फिर पवन का चेक डिसऑनर हो गया, और उसके बाद दूसरा एंट्री है। ठीक है, मतलब इस चेक के बारे में फर्दर कोई डिटेल नहीं है, तो हमको ये एजम्पशन लेके चलना है कि जो चेक था वो सेम डे में बैंक में डिपॉजिट हो गया। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है फिर भी हमको ये एजम्पशन लेके चलना है कि अगर चेक में पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और चेक के बारे में फर्दर कुछ बातें नहीं हो रही हैं, कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, तो वो चेक सेम डे में बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है और उसको हम लोग बैंक कॉलम में डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे। टू सेल्स अकाउंट 34,000। अच्छा, एक और चीज, हम लोग जो सेल्स किए थे और जो गुड्स परचेज किए दोनों में डिस्काउंट था, बट फिर भी हमने डिस्काउंट कॉलम में कोई रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। हम लोग सिर्फ कैश डिस्काउंट को ही अपने बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रेड वाले को रिकॉर्ड नहीं करते। समझ में आया ना? जैसा चीज जर्नल एंट्री में सीखे थे, सेम कैश बुक या आगे भी सेम चीज को ही फॉलो करना है। ट्रेड डिस्काउंट को बस अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे, बट उसको कहीं पे भी शो नहीं करते हैं।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या ट्रांजेक्शन है, रिसीव अ चेक फ्रॉम नरेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम चेक रिसीव किए नरेश से, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको ये चेक करना है कि नरेश का चेक सेम डे में डिपॉजिट कर रहे हैं या बाद में कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया सेम डे में डिपॉजिट कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो हम आगे के क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आगे के क्वेश्चन जब पढ़े तो दिख रहा है कि 8 तारीख को हम उस चेक को किसी को इंडोर्स कर दिया, मतलब सेम डे में हम बैंक में डिपॉजिट नहीं किए हैं। तो अगर सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं चेक, तो उसको हम एज अ कैश ट्रीट करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर चेक को हम सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको हम लोग एज अ कैश ट्रीट करेंगे। और सीबीएसई वालों के लिए क्या हो गया कि अगर चेक रिसीव कर रहे हैं और सेम डे में डिपॉजिट नहीं कर रहे तो उसको हम लोग चेक इन हैंड भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, एज पर आईएससी चेक को अगर चेक सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसको एज अ कैश ट्रीट करेंगे, और अगर चेक सेम डे में डिपॉजिट हो जाएगा तो बैंक में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, सीबीएसई के लिए क्या है, अगर चेक सेम डे में डिपॉजिट नहीं हुआ तो उसको हम लोग चेक इन हैंड रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम लोग कैश या बैंक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। पाँच तारीख को टू नरेश, अमाउंट 1000। ठीक है ना, इसको मैंने कैश में रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसके बाद वो क्या दे रहा है कि जो चेक हम नरेश से रिसीव किए थे उसको हम इंडोर्स कर दिए सुरेश को। इंडोर्स का मतलब क्या हुआ कि मेरे को किसने पेमेंट किया चेक से, अब वो चेक हम अपने अकाउंट में न डालकर मैंने किसी और को दे दिया। ठीक है, कि लो भाई पेमेंट, वो अपने बैंक में डाल दिया, मतलब वो चेक मेरे अकाउंट में गया ही नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हुए ही नहीं, डायरेक्टली चेक आया और चेक चला गया। ठीक है ना, तो ये तभी पॉसिबल है जब चेक अकाउंट पे ही नहीं होता है। अगर अकाउंट पे ही चेक नहीं है तो ही हम किसी और को दे सकते हैं। ठीक है, तो वो चेक मैंने किसको दे दिया, सुरेश को, मतलब वो पैसा मेरे बैंक में ऐड नहीं हुआ। और फिर क्या बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है। जो चेक हम इंडोर्स किए ना, तो सुरेश को हमको पे करना था 1050, बट उसको हम सिर्फ 1000 का चेक ही दिए, तो 50 रुपया क्या मिला मेरे को, डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पे जनवरी 8 को बाई सुरेश और अमाउंट हो गया, कैश में ही अमाउंट आ गया 1000, क्योंकि मेरे बैंक में कुछ गया ही नहीं, और डिस्काउंट में 50। अब आते हैं नेक्स्ट, 10 तारीख को बोल रहा है पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ऑफ मिस्टर मोहन। हम मिस्टर मोहन का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो जब ओनर का कोई पर्सनल खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो क्या आ जाएगा, बाई ड्राइंग, पेमेंट कर रहे हैं हम लोग 10 बाई ड्राइंग। $100। फिर नेक्स्ट क्या है, रिसीव अ चेक फ्रॉम पवन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 750। मेरे को पवन से मिलने थे 750, बट मिले कितने, 700, और इसी में मैंने फुल सेटलमेंट कर लिया। ठीक है ना, अब देखो इसमें भी चेक करने का बात है ना कि चेक रिसीव कर रहे हैं, तो आगे कुछ बात हो रहा है क्या। तो देखो आगे बोल रहा है नेक्स्ट 16 तारीख को पवन चेक रिटर्न डिसऑनर, मतलब बैंक ने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो बैंक रिटर्न कब किया होगा, जब मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट किया होगा। ठीक है, तो मेरे को समझ में आ गया कि चेक मैंने सेम डे में ही बैंक में डिपॉजिट कर दिया था, लेकिन चेक क्लियर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे, 15 को टू पवन, एक सेकेंड थोड़ा सा कर टू पवन, अमाउंट कितना हो गया आपका, बैंक में 700 और डिस्काउंट में 50। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि 16 तारीख को वो चेक डिसऑनर हो गया, ये 13 का था। हो जाएगा बाई पवन।
700। देखिए जब चेक रिसीव किए थे तो मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ा था, हम सोचे मेरे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस एंट्री कर देंगे, जिससे वो जो चेक का जो एंट्री था वो कैंसिल हो गया। ठीक है, हाँ, लेकिन मैंने उसको 50 का डिस्काउंट दिया था, तो जब चेक डिसऑनर होगा तो मैं उस डिस्काउंट को भी कैंसिल करूंगा, तो मैं इस डिस्काउंट को क्रेडिट में लेके रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, वो एंट्री भी हम आपको दिखा देंगे, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अभी के लिए समझ लो जो डिस्काउंट हम पवन को दिए थे वो पेमेंट मिला था इसलिए दिए थे, लेकिन वो पेमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो वो डिस्काउंट भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो इसका जर्नल एंट्री होगा, वो हम आपको नीचे में दिखा रहे हैं, लेकिन पहले इस सम को कंप्लीट कर लेते हैं। और लास्ट में क्या दे रहा है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250। सिंपल देखो क्या बोला है कि हमको बैंक में पैसा डिपॉजिट करना है। कौन सा पैसा, 250 रुपए से जितना भी ज्यादा पैसा मेरे पास है वो सारे पैसे को हम बैंक में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं आप लोग के लिए। 31 जनवरी, तो यहाँ पे हम 31 का एंट्री कर देते हैं, बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा, कैश में 250। अब पूछो सर आपको तो बैलेंस शीट बिना बैलेंस निकाले आप निकाल लिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि 250 रुपया ही हमको क्लोजिंग बैलेंस रखना है, और उसके अलावा जितना भी पैसा तो उसको हम क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। मतलब देखो मैंने पूरे महीना बिजनेस किए, तो जितना पैसा आया गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक पॉलिसी फॉलो करते हैं, हर महीने के एंड में 250 रुपया रख के सारा पैसा को बैंक में जमा कर देंगे। मतलब मेरा क्लोजिंग बैलेंस 250 ही रहने वाला है, 250 के अलावा जितना भी पैसा सबको क्या कर देंगे, बैंक में जमा कर देंगे। तब अब हम चेक करते हैं मेरा कैश में कितना बैलेंस है, तो देखो इधर 3200, इधर कितना है 1100, तो 3200 मेरे पास कैश आया था और 1100 मैंने पेमेंट किया, तो 3200 से 1100 अगर लेस करते हैं तो आता है 2100, तो 21 से 250 मेरे को अपने पास रखना है, और जो बैलेंस बचा, बैलेंस जो 1850 बच रहा है उसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर देंगे। तो उसका एंट्री कर देते हैं हम लोग, 31 का एंट्री होगा, बाई बैंक 1850, और यहाँ पे भी सेम एंट्री आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 1850। आपको मन में एक सवाल है, सर ये एंट्री दोनों साइड कैसे आ गया, तो देखो बच्चों इसी एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। समझ में आ रहा है, इसी एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ऐसा एंट्री जो मेरे कैश और बैंक दोनों में आता है, मतलब दोनों साइड आता है, उसी को कैश बुक में हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, और उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर देंगे। ठीक है ना, देखो बैंक में पैसा जमा हुआ ना, तो बैंक में डेबिट में आया, और कैश से पैसा जा रहा है इसलिए कैश के क्रेडिट में आया। फिर से देखो क्या बोल रहा है, क्या था, डिपॉजिटेड इन एक्सेस ऑफ 250, बोल रहा है कि बैंक में हमको पैसा डिपॉजिट कर देना है 250 से ऊपर का जितना ही बैलेंस था। तो पहले हम क्या निकालेंगे, बस कितना बैलेंस है, तो 3200 आया था और 1100 मैंने पे किया। अच्छा, तो आया आपका एक मिस्टेक हुआ, मिस्टेक ये हो गया कि 3200 आया और मैंने 1100 पे किया, तो बचा मेरे पास कितना, मेरे पास बचा सिर्फ 2100 रुपया। ठीक है, 2100 मैंने 250 जमा कर दिया ना, तो मेरे पास 1750 बचेगा, 1850 नहीं, 2100 नहीं, सही तो था, 3200 2100 से 90, हाँ नहीं सही था। ठीक है, 1850 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग बैंक को बैलेंस करते हैं, इसको बाद क्लोज भी कर दे। $3200, यहाँ पे भी 3200। ठीक है, अब आते हैं बैंक वालों को बैलेंस करते हैं, 50 74 और 25 75 76 500, और यहाँ पे 60, इधर कम है। देखो इधर कितना आ रहा है, जो साइड ज़्यादा है लिख देते हैं पहले, 84 और 84
85, 86, ठीक है ना। हाँ, तो ज़्यादा वही साइड अमाउंट यहाँ पे भी आएगा 86,550, 86,550, ठीक है। अब डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है देखते हैं। 60,000 जाएगा तो बचेगा 26,550, 26,550, 25,850, ठीक है। देखो हमारा सम हो गया, समझ में आया आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये सब। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो लास्ट वाला एंट्री था, ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री। ये जो लास्ट वाला एंट्री था 20 तारीख का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री है। ऐसे एंट्री बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है। क्या था, डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250, मतलब 250 रुपये रख कर सारे पैसे बैंक में जमा कर दो। कितना जमा करो वो नहीं बोल रहा है, बस क्या बोला 250 रख रहे हैं, तो मेरा बैलेंस शीट में 250 आएगा, ये कंफर्म हो गया। इसके बैलेंस में जो भी पैसा बचेगा सबको हमको बैंक में डिपॉजिट कर देना है। इसीलिए बैंक कॉलम में डेबिट में आया, देखो डेबिट साइड में आ रहा है अमाउंट, कैश जमा हो रहा है, और यहाँ पे पैसा जा रहा है, तो बाई बैंक 1850, ठीक है ना। हाँ, ये हो गया हमारा सारा बात। अब जो बैलेंस शीट है उसको हम बैलेंस डीडी भी कर देते हैं। कब का डेट होगा, 2 फरवरी का डेट, तो फरवरी 1 to balance brought down 250 और 86,550। हाँ, अगर आपके मन में है सर क्या डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते हैं, तो नहीं, डिस्काउंट को बैलेंस नहीं करते, उसको चाहो तो आप ऐसे भी छोड़ दो या फिर टोटल करके छोड़ दो, ठीक है। इसको बैलेंस नहीं करते हैं। अब आते हैं एक जनरलिटी को, मैंने आपसे बात किया था ना कि एक जनरलिटी आएगा, वो एक बार समझते हैं हम लोग। देखो जो पवन से आप चेक रिसीव किए थे, तो जनरलिटी क्या था आपका, बैंक डिस्काउंट टू पवन। देखो ये एंट्री था ना, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू पवन, ये एंट्री था आपका, था 750, 750, ठीक है। अब ये क्या हो गया, डिसऑनर। तो इसके अलावा अब सेकेंड डेट में एंट्री क्या करेंगे हम लोग, पवन अकाउंट डेबिट, सेम एंट्री को रिवर्स कर देते हैं, पवन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, पवन में 750, 700 और 50, ठीक है। ये एंट्री होता है जनरल एंट्री। बट इस केस में क्या है, ये एंट्री मैंने पास कर लिया है, ये एंट्री भी हमने पास किया, बट मैंने डिस्काउंट वाला एंट्री पास नहीं किया, ठीक है। तो ये बस समझाने के लिए है। मेन आंसर में क्या एंट्री करना है, जब भी आप कैश बुक बनाओगे तो ये कैश बुक बनाओगे, और एंट्री क्या करोगे, एक यहाँ पे नोट देकर पवन अकाउंट डेबिट, पवन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 50, ठीक है। ये मेरा नॉर्मली आपको समझाने के लिए किए थे, ये मेरे को करना नहीं है, बस समझाने के लिए किए, बट ये आपको करना है। जब भी कैश बुक का सम्स आएगा और ऐसे डिस्काउंट की चीज़ें आएंगी आपके पास, तो आपको ये सारी एंट्री, ये एंट्री करना होगा साथ, ये सम्स के साथ आपको ये एंट्री करना है।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करो, हम और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।